Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर 37 लेकर आया हूं। आज मैंने टाइम चेंज किया है, 3 बजे ये वीडियो आपके लिए आया है। मैंने सुबह ही डाल दिया था कि भाई शाम को आपको 3 बजे, दोपहर 3 बजे के लगभग आपके वीडियो आ जाएगा। तो बिल्कुल साइकोलॉजी का ये वीडियो आ चुका है साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, एक वीडियो रोज़ाना शाम को 3 बजे डालने का मैंने प्लान बनाया है कि भाई एक वीडियो शाम को होना चाहिए, 2 वीडियो सुबह होना चाहिए। तो साथियों, उसी क्रम में मैंने आज 2 वीडियो सुबह डाले थे। एक तो शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 40 डाला था, एक पर्यावरण का टेस्ट नंबर 13 डाला था। तो उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे साथियों। ऊपर आई बटन में भी दोनों वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छे प्रश्न है। पहला क्वेश्चन मित्रों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो मित्रों, प्रगतिशील है, प्रगतिशील शिक्षा है तो वहाँ पर बच्चे निष्क्रिय तो रहेंगे नहीं, छोटे वयस्क नहीं, खाली स्लेट नहीं, बल्कि खाली स्लेट गलत हो गया क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा है। तो साथियों, प्रगतिशील शिक्षा मानती है कि बच्चे खुद सक्रिय अन्वेषक है, सक्रिय रहकर खुद ही ज्ञान की खोज करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं मित्रों। चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकल्प नंबर 1, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। दूसरा विकल्प है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तीसरा विकल्प है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। और चौथा विकल्प है, अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो मित्रों, विकास और अधिगम के बीच की बात करें तो कोई कह रहा है कि संबंधित नहीं है, कोई का दूसरा विकल्प कह रहा है तो संबंधित है ये एक दूसरे से, अधिगम और विकास। तो ये गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, गलत बात है। अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं साथियों। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक हो सकती है, लेकिन काफ़ी अधिक, तो ये गलत हो गया। अब विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं साथियों। दोनों का संबंध होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रथम विकल्प सही है, विकास अधिगम पर निर्भर है तो अधिगम विकास पर निर्भर है। प्रथम विकल्प सही है दूसरे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं और द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो मित्रों, परिवार और आस पड़ोस, तो साथियों देखिए, मनोवैज्ञानिक और मध्य एजेंसियां इनको नहीं कहेंगे, प्राथमिक एजेंसी इनको कहा जाता है साथियों, क्योंकि परिवार में ही बालक बड़ा होता है, पास पड़ोस में खेलता है, सामाजिक चीज़ें वो वहीं से सीखता है सबसे पहले, इसलिए इनको प्राथमिक एजेंसियां कहा जाएगा। तीसरे प्रश्न में सेकंड विकल्प सही है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 4 को। चौथा क्वेश्चन समझना है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो जो सत्य कथन है उसको देखिएगा विकास के संदर्भ में। पहला कथन मित्रों, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है और विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। तो साथियों, सतत प्रक्रिया है ये, तो सतत मतलब लगातार। तो साथियों ये गलत हो गया, आनुवांशिकी का ही परिणाम नहीं है बल्कि ये वातावरण के परिणाम भी अनुसार होता है साथियों, ये भी गलत हो गया। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, गलत बात है, अलग अलग होती है साथियों, ये भी गलत है। बल्कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। पहले बालक में सामान्य गुण प्रदर्शित होते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे विशिष्टता आती जाती है साथियों। तो बालक का विकास कैसे अग्रसर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों चौथे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मकता। तो साथियों, गिरोह की अवस्था, गिरोह मतलब समूह की अवस्था, तो समूह 16 से 19 नैतिकता संज्ञानात्मकता में नहीं आएगा। समूह बना रहे तो सामाजिकरण में आएगा। और कौन सी अवस्था? 8 से 10 वर्ष की आयु में। बाल्यावस्था का जब समय होता है
तभी बालक साथियों गिरोह बनाना आरंभ करता है। गिरोह है वो वाला नहीं, डाकू वाला गिरोह की बात नहीं की जा रही। गिरोह है बच्चे जिसमें समूह में रहना पसंद करते हैं और यहीं से बहुत ज़्यादा उनमें सामाजिक गुण उत्पन्न चालू हो जाते हैं साथियों, जैसे नेतृत्व क्षमता है इत्यादि कई चीज़ें यहीं पर विकसित होती है। तो तीसरा विकल्प आपका 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। 6ठा क्वेश्चन आपके हैं, आगे रिक्त स्थान है, वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। अंतर्मुखी है वो, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी है वो, बहिर्मुखी है वो या उभयमुखी। तो साथियों अधिक खुला मतलब खुले विचारों वाला, मिलनसार दूसरों से जल्दी घुलने मिलने वाला, उद्यमशील कार्य करने वाला, हंसमुख सदैव प्रसन्न रहने वाला और काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वासी। तो ये सारी विशेषताएं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आती है। कार्ल जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है साथियों उसके अंतर्गत। थर्ड विकल्प आपका 6ठे क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। तो मित्रों 7वां क्वेश्चन, कौन सा क्रेशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? जो क्रेशमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उनमें कौन सा वर्गीकरण नहीं किया है इन्होंने? पिकनिक, एथलेटिक, कोलेरिक, एस्थेनिक। तो मित्रों इन्होंने पिकनिक प्रकार भी बताया है, एथलेटिक भी बताया है, एस्थेनिक भी बताया है, कोलेरिक जैसा कोई भी प्रकार व्यक्तित्व का क्रेशमर के द्वारा नहीं बताया गया है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। क्यों? क्योंकि ये क्रेशमर ने वर्गीकृत नहीं किया है। तो थर्ड विकल्प 7वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? शरीर गत्यात्मकता, सांस्कृतिक, संगीतात्मक और भाषाई। तो साथियों इन्होंने भाषाई बुद्धि भी बताई है, इन्होंने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीतात्मक बुद्धि भी बताई है, अपने सिद्धांत में इन्होंने शरीर गत्यात्मकता बुद्धि भी बताई है, लेकिन सांस्कृतिक बुद्धि का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है साथियों। तो सांस्कृतिक बुद्धि का संबंध इनके सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करता है। 8वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो मित्रों जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनसे सामान्य अधिगम तत्परता मतलब बालक कितना सीखने के लिए तत्पर तैयार है उसका भी मापन किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य बालक का कैसा है, अच्छा है, खराब है, सामान्य है, इसका भी मापन बुद्धि परीक्षणों से किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन देने के लिए और व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए भी बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करते हैं। मतलब उपरोक्त सभी वाला विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 9 में। तो मित्रों 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगला 10वां क्वेश्चन। तो मित्रों प्रश्न नंबर 10 है, पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने और सिरिल बर्ट ने। तो मित्रों पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि की अवधारणा सिरिल बर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई है। किनके द्वारा? सिरिल बर्ट के द्वारा। यहाँ पर फोर्थ विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। तो साथियों 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित कारक व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऊर्जित, निर्दिष्ट, पृथक और सतत। तो प्रश्न बड़ा ही इजी है। इजी कैसे है? प्रश्न को समझने पर इजी है, नहीं तो फिर कठिन है। अब समझेंगे कैसे कि कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित कारक व्यवहार से, मतलब अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है जिसमें व्यक्ति अभिप्रेरित हो तो वो उस ऊर्जावान भी होता है साथियों, उसमें विशेष ऊर्जा पाई जाती है। निर्दिष्ट व्यवहार करता है, लगातार क्रिया करता रहता है, लेकिन पृथक मतलब वहाँ से अलग हो जाना, ये चीज़ अभिप्रेरित व्यवहार के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। तो प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? फिर तीसरा विकल्प सही रहेगा मित्रों। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और कौशल अधिगम। तो साथियों रॉबर्ट एम गेने ने जो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है सीखने का, इसमें इन्होंने सीखने के जो अलग अलग प्रकार दिए हैं उसमें सबसे उच्चतम स्तर को रखा है समस्या समाधान अधिगम को। किसको रखा है साथियों? सबसे अंत में और सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम इनके द्वारा दिया गया है। तो प्रथम विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, अधिगम है। क्या है अधिगम? जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम है।
व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव अधिगम है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य जो चीज़ है वो अधिगम है। और विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित ही अधिगम है। तो साथियों, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये गलत हो गया। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन इसका अधिगम का नहीं कर सकते। जो कुछ आप जानते हो उस सब कुछ को आप अधिगम नहीं कह सकते हो साथियों। हर चीज़ जानने वाली चीज़ अधिगम नहीं है। तो मित्रों, जो कुछ हम जानते हैं उसे हम अधिगम नहीं कह सकते हैं हर चीज़ को, बल्कि व्यवहार, ज्ञान, कौशल पर तुलनात्मक रूप से जो स्थायी परिवर्तन आता है, जो स्थायी प्रभाव पड़ता है, उसको ही साथियों अधिगम कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है साथियों। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। साथियों, 14वां क्वेश्चन है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है कुछ भी नहीं सीखना, सीखने में बाधा आना, बाएं हाथ से सीखना और कौशल सीखना। तो कौशल सीख रहे हो तो इसको आप ऋणात्मक स्थानांतरण नहीं कहोगे। बाएं हाथ से सीखो या दाएं हाथ से सीखो, अब डायरेक्टली यूँ तो है नहीं कि दाएं हाथ से सीखना बाएं हाथ में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये भी ऋणात्मक स्थानांतरण नहीं है। कुछ भी नहीं सीखना, ये भी ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि कुछ सीख ही नहीं रहा है, बल्कि सीखने में बाधा आना ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है साथियों। क्योंकि यदि हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसमें हमारा जो पूर्व ज्ञान है वो बाधा उत्पन्न करे, तो उसको ही सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 15 को। 15वां क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं को सीखने के पश्चात संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कहलाता है कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और सापेक्षता का नियम। तो मित्रों, बहुत सारी क्रियाएं होती है जिनको हम सीखने के पश्चात संतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम प्रभाव या परिणाम का नियम कहा जाता है। संतोष और असंतोष इसके दो प्रमुख उपनियम हैं साथियों। सेकंड विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। चलिए देख लेते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 16 को। तो साथियों, 16वां क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, रोकना भी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो सक्रिय रहेंगे, उनके जवाब जानना चाहेंगे, मतलब वो पढ़ने के लिए तत्पर है साथियों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन है, कौन सी समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, विशेष बच्चों के लिए हमें अलग से कक्षा स्थापित करनी चाहिए, सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए और सभी बच्चों की खान-पान संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, एक समावेशी शिक्षा की जो कक्षा है वो कहती है कि यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षण दिया जाए। तो पहला, तीसरा, चौथा तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है, लेकिन विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा का यदि आप निर्माण करते हो तो फिर वो समावेशी शिक्षा के विरुद्ध या विपरीत है साथियों। मतलब प्रश्न नंबर 17 में सेकंड विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। देखिएगा प्रथम विकल्प को, पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष निकालना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, कई नियमों को एक साथ प्रस्तुत करना और पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली दोनों का नाम तो आपने सुना ही होगा। आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, और निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है और फिर उसकी व्याख्या की जाती है साथियों। तो विकल्प नंबर 4 सही है 18वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं मित्रों। 19वां क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है परीक्षा के लिए तैयार करना तो कदापि नहीं है साथियों। चौथा, दूसरा या पहला, तो सबसे बेस्ट विकल्प है व्यावहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए साथियों, ताकि व्यावहारिक जीवन के लिए वो तैयार है तो उनका विकास सर्वांगीण रूप से जरूर होगा साथियों।
चौथा विकल्प सही है। सामाजिक जागरूकता, व्यावसायिक कुशलता दोनों ही व्यावहारिक जीवन के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए चौथा सही माना गया है प्रश्न नंबर 19 में। अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो साथियों वीडियो को शेयर करना नहीं भूले, लाइक करना नहीं भूले, कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और ये भी बताए डाउट हो तो किस प्रश्न में आपको डाउट हो। मित्रों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और बेल आइकन यदि आप दबाते हो तो ऑल वाला जो है उस पर क्लिक करना, तभी आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। चलिए 20वां और अंतिम क्वेश्चन। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद को, अभिभावक की पृष्ठभूमि को, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो विशिष्ट प्रकृति को भी ध्यान में रखना है, मानसिक स्तर को भी ध्यान रखना है, व्यक्तिगत भेद को भी ध्यान रखना है, लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि और शिक्षण विधि का चयन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। तो साथियों ये आज का टेस्ट भी पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, आपका शुक्रिया साथियों।